आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। कैसी कल्पना? मतलब एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना जहां आज के हमारे इन आधुनिक शहरों की गगनचुंबी इमारतों और इन व्यस्त बाजारों की नींव दरअसल आज से लगभग 2500 साल पहले रखी गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प शुरुआत है। है ना? एक ऐसी कहानी जहां ऐसा लगता है जैसे मानव सभ्यता ने अपना एक रीस्टार्ट बटन दबा दिया हो। और आज की इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य बिल्कुल यही समझना है। बिल्कुल। और इसी विषय को हम भारत का द्वितीय नगरीकरण या द सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। हाँ, और ये विषय इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे समाज ने एक महान पतन के बाद खुद को खुद को फिर से खड़ा किया। सही कहा। ये इतिहास के सबसे आकर्षक और रहस्यमयी मोड़ों में से एक है। अक्सर हम इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों की समय रेखा के रूप में देखते हैं। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो दौर था ना, ये असल में तकनीकी और सामाजिक क्रांति का दौर था। बिल्कुल। और इस क्रांति को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बेहद विविध हैं। जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य। हाँ, पुरातात्विक उत्खनन से मिले साक्ष्य हैं और प्राचीन वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य का एक पूरा का पूरा खजाना है। और कुछ बेहद सटीक विश्लेषणात्मक दस्तावेज भी हैं जो उस समय की राजनैतिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझाते हैं। एकदम सही। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कैसे गंगा के मैदानों में लोहे, मुद्राओं और महाजनपदों के बल पर एक बिल्कुल नए साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। मतलब अगर इसे कहानी के रूप में देखा जाए तो ये किसी सुपरहिट फिल्म के उस सीक्वल की तरह है जिसे आने में 1000 साल लग गए। अरे वाह, क्या उपमा दी है। हाँ, लेकिन जब वो सीक्वल आया ना तो उसने पूरी इंडस्ट्री मतलब पूरी सभ्यता के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सीक्वल वाली उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। देखिए, द्वितीय नगरीकरण शब्द अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि इससे पहले एक प्रथम नगरीकरण भी रहा होगा। जाहिर सी बात है। तो किसी भी नई शुरुआत के महत्व को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि उस पुरानी स्थापित सभ्यता के साथ आखिर क्या हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता थी। बिल्कुल। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जिस हड़प्पा सभ्यता को उसकी भव्यता और पक्की ईंटों के लिए जाना जाता था, उसका पतन होना शुरू हो गया। वो पतन सच में एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। मतलब वो लोग अपने समय से बहुत आगे थे। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। उनके भव्य भवन, वो व्यस्त बाजार और उनकी उन्नत लेखन प्रणाली, ये सब कुछ धीरे धीरे विलुप्त हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, बड़े शहरों का ढांचा चरमरा गया और लोग वापस ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। इतिहास में इस लंबे कालखंड को अक्सर मौन की सदियां या डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज, मौन की सदियां। सदियों तक इस भूभाग पर कोई बड़े शहर नहीं बने और कोई नई लिपि भी नहीं गढ़ी गई। ये सचमुच हैरान करने वाला है। मतलब सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा में चलने के बजाय रिवर्स गियर में चला गया। सही कहा, रिवर्स गियर। लेकिन फिर फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में एक नवीन और जीवंत नगरीकरण का पुनर्जन्म हुआ। और इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था भूगोल का पूरी तरह से बदल जाना। बिल्कुल। और इस भौगोलिक परिवर्तन ने ही नए नगरीकरण की दिशा तय की। पहले जो फोकस सिंधु नदी और उसकी घाटियों पर था, जो उत्तर पश्चिम में, हाँ, वो अब खिसककर पूर्व की ओर गंगा नदी के विशाल मैदानों तक आ गया। अच्छा, तो ये शिफ्ट क्यों हुआ? यह एक बहुत ही रणनीतिक शिफ्ट थी। गंगा के मैदानों में पनपने के 3 ठोस कारण थे। पहला कारण था वहां की जमीन जो कृषि के लिए अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। था, पूछिए। अगर गंगा के मैदान इतने ही उपजाऊ और बेहतरीन थे तो हड़प्पा के लोगों ने वहां पहले ही शहर क्यों नहीं बसा लिए? मतलब वे 1000 साल तक मौन क्यों रहे? ये बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर गंगा घाटी की प्राकृतिक स्थिति में छिपा है। अच्छा। देखिए, गंगा के मैदानों की मिट्टी भले ही उपजाऊ थी, लेकिन वो बहुत कठोर थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो पूरा इलाका घने मानसूनी जंगलों से ढका हुआ था। ओहो, मतलब जमीन साफ करना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। हड़प्पा के लोगों के पास मुख्य रूप से तांबे और कांसे के औजार थे। नरम तांबे की कुल्हाड़ियों से उन विशाल जंगलों को काटना या कांसे के हल से उस कठोर मिट्टी की जुताई करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें सिंधु घाटी के कम घने जंगलों वाले इलाके में रहना पड़ा। एकदम सही। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब जमीन का उपजाऊ होने ही काफी नहीं था,
उस जमीन को खेती लायक बनाने की तकनीक भी तो चाहिए थी। बिल्कुल। और यहाँ एंट्री होती है उस इलाके के दूसरे सबसे बड़े फायदे की, समीपवर्ती पहाड़ियों में लौह अयस्क यानी आयरन ओर की प्रचुर उपलब्धता। हाँ, लोहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि लोहा ही इस पूरी कहानी का असली गेम चेंजर था? इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही गंगा घाटी में शिफ्ट होने का दूसरा बड़ा कारण था। आज का जो बिहार और झारखंड का इलाका है ना, जहां महाजनपद फले फूले। हाँ, वहाँ उच्च गुणवत्ता वाला लोहा जमीन के बेहद करीब उपलब्ध था। और तीसरा कारण था गंगा और उसकी सहायक नदियों का एक विशाल जाल। नदियां मतलब जलमार्ग। बिल्कुल। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि ये उस समय के हाईवे थे। इन्होंने नए व्यापारिक जलमार्गों का काम किया। तो ये किसी बड़ी टेक कंपनी के अपना हेडक्वार्टर बदलने जैसा था, जहां बेहतर संसाधन और लॉजिस्टिक्स मौजूद हों। बहुत अच्छी तुलना है। लोहा केवल एक नई धातु नहीं था, यह एक पूरी तकनीकी क्रांति थी। आइए इस लौह क्रांति के चक्र को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चक्र कैसे काम करता है? देखिए, लोहे की कुल्हाड़ियों के आने से घने वनों की कटाई तेज हो गई। फिर लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग शुरू हुआ, जो कठोर मिट्टी को गहराई तक चीर सकते थे। जिससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते होंगे। यही तो विज्ञान है। और गहरी जुताई का सीधा परिणाम ये हुआ कि कृषि में अधिशेष या कह लीजिए सरप्लस उत्पादन होने लगा। सरप्लस उत्पादन। हाँ, और यह अधिशेष उत्पादन ही पूरे द्वितीय नगरीकरण की रीढ़ है। जब एक किसान अपने परिवार के खाने से कहीं ज्यादा अनाज उगाने लगता है, तो समाज बदल जाता है। ये कारण और प्रभाव का बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब जब अनाज का भंडारण होने लगा तो अब हर किसी को अपने भोजन के लिए खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसने समाज के अन्य वर्गों को एक नया पेशा चुनने की आजादी दी होगी। और यहीं से असल में नगरीकरण की शुरुआत होती है। कृषि पर निर्भर न रहने वाले नए वर्ग विकसित हुए, जैसे धातु का काम करने वाले लोहार, बुनकर और व्यापारी। शिल्पकार और व्यापारी। हाँ, और जब ये लोग व्यापार के लिए एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो वे छोटे बाजार धीरे धीरे नवीन नगरों में तब्दील हो गए। लेकिन लोहे का प्रभाव सिर्फ खेती और शिल्प तक तो सीमित नहीं रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं। जब आपके पास एक ऐसी धातु है जो कांसे से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो उसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में भी तो हुआ होगा। निश्चित रूप से। और यहीं से राजनैतिक सत्ता का खेल पूरी तरह बदल गया। लोहे से बने हथियार जैसे तलवारें और भाले कांसे की तुलना में कहीं अधिक तीखे और मजबूत होते थे। जाहिर है। तो जिन कबीलों के पास लोहे की खदानों का नियंत्रण था, उनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बेहतर खेती के औजारों ने अंततः बड़े युद्धों और विशाल साम्राज्यों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल। ये चक्र वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी विस्तार से जनपदों का उदय हुआ, है ना? लेकिन ये जनपद वास्तव में थे क्या? समान भाषा वाले छोटे कबीले। हाँ, जो खाना बदोश जीवन जीते थे। लेकिन जब कृषि में अधिशेष आया, तो लोग एक जगह टिक कर रहने लगे। जब किसी विशिष्ट जन या कबीले ने एक निश्चित भूभाग पर स्थायी निवास शुरू किया, तो उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है पैर। यानी वो जमीन जहां किसी जन ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए। एकदम सही। और जब इन जनपदों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उन्होंने अपने पड़ोसियों को जीतना शुरू किया, तो वो बड़े होकर महाजनपद बन गए। बिल्कुल यही हुआ। इसी विस्तार ने उत्तर भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों को जन्म दिया, जिनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे। मगध तो आगे चलकर बहुत बड़ा साम्राज्य बना। हाँ, और उसकी सफलता के पीछे राजगीर की लोहे की खदानों और गंगा नदी के व्यापारिक मार्गों पर उसका नियंत्रण एक बहुत बड़ा कारण था। अब इस स्थिति का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जी। जब आपके पास अनाज से भरे हुए विशाल गोदाम हो, लोहे के हथियार हों और इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई हो, तो ये स्थिति सीधे तौर पर चोरी और बाहरी हमलों को न्योता देती है। बिल्कुल देती है। इस विशाल संपत्ति को बचाने के लिए कोई साधारण व्यवस्था तो काम नहीं कर सकती थी। एकदम सही कहा आपने। जहां संपत्ति होती है, वहां सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। और यहीं से शक्ति की वास्तुकला या आर्किटेक्चर ऑफ पावर का जन्म होता है। अच्छा, वास्तुकला में क्या बदलाव आए? इन नए महाजनपदों की राजधानियों को सुरक्षित करने के लिए विशाल दीवारें और किलेबंद दुर्ग बनाए गए। एक और बहुत ही दिलचस्प सुरक्षा उपाय था परिखा का निर्माण। परिखा।
क्या ये वो पानी से भरा गड्ढा है जो किलों के चारों ओर होता है? हाँ, जिसे अंग्रेजी में मोट कहा जाता है। यह किले की दीवारों के चारों ओर खोदा गया एक बेहद गहरा गड्ढा होता था जिसमें पानी भर दिया जाता था। हाथियों और पैदल सिनों को रोकने के लिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही इन शहरों के प्रवेश द्वार जानबूझकर बहुत संकरे बनाए जाते थे। प्रवेश द्वारों को संकरा रखने के पीछे क्या तर्क था? क्या ये सिर्फ सैन्य सुरक्षा के लिए था या कोई आर्थिक कारण भी था? सैन्य सुरक्षा तो थी ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था और नियंत्रण था। संकरे प्रवेश द्वार एक चोक पॉइंट का काम करते थे। चोक पॉइंट मतलब बॉटलनेक? हाँ, मतलब शहर में आने जाने वाले हर व्यापारी और हर बैलगाड़ी को उसी एक रास्ते से गुजरना पड़ता था। अच्छा, तो इससे प्रहरियों के लिए व्यापारिक वस्तुओं पर नजर रखना और टैक्स वसूलना आसान हो जाता होगा? एकदम सही पकड़े। महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका बहुत सटीक वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि राज्य की रक्षा के लिए किलेबंदी अपरिहार्य है। और शायद ऐसी किलेबंदी जो लंबे युद्ध के समय नागरिकों का निर्वाह भी कर सके। बिल्कुल, उनका भी यही मानना था। वास्तुकला का ये स्तर बताता है कि प्रशासन कितना केंद्रीकृत हो चुका था। लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए शासन प्रणाली को भी तो बदलना पड़ा होगा। हाँ, शासन प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो क्या सत्ता हमेशा से एक राजा के हाथ में थी? नहीं, शुरुआती दौर में एक प्रकार की लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक परंपराएं हावी थीं। उस समय सभा और समिति नाम की परिषदें काम करती थीं। मतलब कुलों के वरिष्ठ जनों की परिषद? हाँ, उस समय राजा कोई तानाशाह नहीं था, बल्कि चुना जाता था। और साहित्य में संदर्भ मिलते हैं कि इन समितियों के पास अयोग्य राजा को हटाने का अधिकार भी था। इसे तो आज के स्टार्टअप से जोड़कर देखा जा सकता है। वो कैसे? मतलब जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो गिने चुने लोग होते हैं जो मिलकर फैसले लेते हैं। कोई बहुत बड़ा बॉस नहीं होता। हाँ, सही बात है। लेकिन जब वही कंपनी एक मल्टीनेशनल बन जाती है जहां लाखों का दांव लगा हो, तो हर फैसले के लिए मीटिंग नहीं की जा सकती। तब एक सुप्रीम सीईओ की जरूरत पड़ती है। बहुत ही उम्दा तुलना है। महाजनपदों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वे विशाल हुए या लोकतांत्रिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक महाजनपद में तब्दील हो गई। यानी राजा सर्वोच्च हो गया। हाँ, निरंतर युद्धों के इस दौर में एक निर्विवाद कमांडर की आवश्यकता थी। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि राजा का पद वंशानुगत हो गया। मतलब पिता से सीधे पुत्र को सत्ता। बिल्कुल। और एक बार जब राजा संप्रभु हो गया तो उसकी जिम्मेदारियां भी बदल गई होंगी। वो अब सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा था। एकदम सही विश्लेषण है। अब राजा को नियमित कर संग्रह करना था, कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी और एक स्थायी सेना का संचालन करना था। एक स्थायी सेना मतलब सैनिकों को नियमित वेतन देना होगा, अच्छे हथियार देने होंगे। और इसके लिए एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। यहीं पर शायद अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन शुरू होता है। लेकिन मुझे एक बात खटकती है। क्या ये विशाल व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के जरिए नहीं हो सकता था? देखिए, बार्टर सिस्टम एक छोटे गांव में तो काम करता है, लेकिन एक साम्राज्य में नहीं। इसकी सबसे बड़ी समस्या है आवश्यकताओं का संयोग, यानी कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझे तो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा गेहूं है और आपको एक तलवार चाहिए। बार्टर सिस्टम में आपको एक ऐसा लोहार खोजना होगा जिसे उसी वक्त गेहूं की जरूरत हो। ओहो, अगर उसे कपड़े चाहिए तो मेरा व्यापार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जब व्यापार सीमाओं के पार फैलने लगा तो ये मैच मेकिंग बहुत बड़ी बाधा बन गई और आप एक विशाल सेना को अनाज की बोरियों में वेतन तो नहीं दे सकते। ये तो बहुत ही तार्किक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा यानी कॉइनेज का जन्म हुआ और यहीं हम आहत सिक्कों या पंचमार्क कॉइन्स की बात करते हैं। आहत सिक्के। इन सिक्कों का नाम आहत क्यों पड़ा? आहत का मतलब है चोट पहुंचाना। इन सिक्कों को सांचे में ढाला नहीं जाता था। चांदी या तांबे के टुकड़ों पर प्रतीकों को जोर से आहत करके या पंच करके उकेरा जाता था। अच्छा, तो हर महाजनपद की अपनी अलग मुद्रा होती थी? हाँ, और इन पर उस राज्य के राजकीय चिन्ह होते थे। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि धातु के वास्तविक मूल्य के कारण ये मुद्राएं सीमाओं के पार भी मान्य थीं। इससे तो व्यापार बहुत तेज हो गया होगा। बिल्कुल। लेकिन जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही हो, नए शहर बन रहे हों, तो समाज का ताना माना भी तो प्रभावित हुआ होगा। बहुत गहराई से प्रभावित हुआ।
वैदिक काल से चली आ रही 4 वर्णों की व्यवस्था तो थी ही, लेकिन इस नई अर्थव्यवस्था ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। जो व्यवसाय पर आधारित थी। हाँ, आजीविका पर आधारित। तो ये जातियां आगे चलकर इतनी कठोर और बंद व्यवस्था में कैसे बदल गईं? इसे व्यापारिक रहस्यों के नजरिए से सोचिए। जो परिवार धातु पिघलाने या बारीक कपड़े बुनने के मुनाफे वाले पेशे में थे, वे अपना हुनर दूसरों को नहीं सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने गिल्ड या श्रेणी बना ली होगी। बिल्कुल। और अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए उन्होंने समूह के बाहर विवाह करना बंद कर दिया। मतलब जो चीज एक आर्थिक उपाय के रूप में शुरू हुई, वो पीढ़ियों के साथ एक सख्त सामाजिक नियम बन गई। ठीक ऐसा ही हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ी सोशल मोबिलिटी थी, संकट के समय लोगों ने पेशे बदले भी, लेकिन धीरे धीरे यह ढांचा अधिकाधिक कठोर हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि समाज की संरचना अक्सर उसकी अर्थव्यवस्था का ही प्रतिबिंब होती है। बिल्कुल सही। अब इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता और इस द्वितीय नगरीकरण के बीच एक सीधी तुलना करें, एक चीट शीट की तरह, तो मुख्य अंतर क्या होंगे? ये तुलना बहुत उपयोगी रहेगी। पहला बड़ा अंतर भूगोल का है। हड़प्पा सिंधु नदी की घाटी में था, जबकि द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के मैदानों में। और दूसरा धातु का होगा। हाँ, हड़प्पा कांस और तांबे पर निर्भर था, जबकि महाजनपद काल लोहे की मजबूत नींव पर खड़ा था। और साहित्य के मामले में भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। हड़प्पा की लिपि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन द्वितीय नगरीकरण के पास प्रचुर मात्रा में पढ़ा जा सकने वाला वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य मौजूद है। और अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम बनाम आहत सिक्के। सही कहा। और अंतिम अंतर है युद्ध कला का। लोहे के हथियारों और विशाल रथों वाली स्थायी सेनाएं महाजनपद काल की पहचान थी। ये तुलना सच में पूरे विषय को समेट देती है। जब हम इन चीजों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि आज का हमारा समाज कैसे कोड किया गया था। लोहे की तकनीक, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं ने भारतीय सभ्यता का एक स्थायी डीएनए तैयार कर दिया। इस डीएनए शब्द का प्रयोग एकदम उचित है, क्योंकि 300 ईसा पूर्व आते आते यह पूरा उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ भूभाग बन चुका था। इसी ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने एक बहुत ही रोमांचक यात्रा तय की। हाँ, बहुत ही गहरी यात्रा। हमने समझा कि कैसे हड़प्पा के पतन की खामोशी के बाद गंगा के मैदानों, लोहे के उपकरणों और आहत मुद्राओं ने आधुनिक भारत की नींव रखी। भौगोलिक चुनौतियां और तकनीकी उन्नति जब मिलते हैं, तो वो सभ्यता को नया रूप दे देते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो शायद आपका नजरिया बदल दे। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में भारत के जो अधिकांश आधुनिक शहर हैं, वे वास्तव में कोई नए शहर नहीं हैं। उनमें से कई नगर 2500 वर्ष प्राचीन हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। अगली बार जब किसी पुरानी सड़क या व्यस्त बाजार से गुजरना हो, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि क्या ये वही जमीन है जहां कभी प्राचीन व्यापारियों ने पहली बार आहत सिक्कों का लेन देन किया था, जहां कभी मगध या अवंती की विशाल सेनाएं और रथ चला करते थे। उन डामर और कंक्रीट की परतों के ठीक नीचे इतिहास के और कितने रहस्य दबे हो सकते हैं, जरा सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और सीखते रहिए।